हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 की फिजिक्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम आप लोगों को पहले लेसन के बारे में जानकारी देंगे। पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई पड़ता, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अगर हम प्रकाश के गुण की बात करते हैं, प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के अगर हम गुणों की बात करें तो प्रकाश सदैव सरल रेखा में संचरित होता है, अर्थात प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश चिकने तल पर जब पड़ता है तो उसमें सदैव परावर्तन होता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें अपवर्तन होता है। प्रकाश, दृश्य प्रकाश जो है उसकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस प्रकार हम यहाँ नोट करते हैं, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। नंबर 2 लिखेंगे, इसके संचरण के लिए या इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो इस प्रकार से हम प्रकाश के गुणों की बात कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई चिकना तल है, इस पर एक किरण इस प्रकार आएगी, वो जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। बीच में हम लोग अभिलंब खींच लें तो ये आपकी हो जाएगी आपतित किरण। ये हो जाएगी परावर्तित किरण। ये होगा आपतन बिंदु। ये अभिलंब होगा। अभिलंब के साथ आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण आपतन कोण होगा तथा
परावर्तित किरण के साथ अभिलंब द्वारा बनाया गया कोण परावर्तन कोण होगा। तो इसकी परिभाषा हम लोग आसानी से बना सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्न 2 नियम होते हैं। नंबर 1, परावर्तन के नियम अगर हम देखें तो यहाँ हम लोग कहेंगे आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं और ये जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम पहला नियम लिखते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण I था और परावर्तन कोण R दोनों ही बराबर है। तो परिभाषा हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम अगर बताएं तो प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा दूसरा नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग ये सीखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब की बात करें अगर हम, प्रतिबिंब देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है
पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मुख्य दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 2, आभासी प्रतिबिंब। अगर हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो प्रकाश की किरणें क्या होता है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उन्हें हम उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, तथा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। जब देखिए ये कांच का खोखला गोला होगा जिसे काट दिया जाएगा। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसकी एक सतह पर चूने तथा लाल ऑक्साइड की कलई होती है तथा दूसरी सतह चिकनी व परावर्तक होती है। एक सतह चिकनी होगी बिल्कुल और एक सतह पर चूना तथा लाल ऑक्साइड की कलई कर दी जाएगी। इसकी ये सतह परावर्तक सतह होगी। परावर्तक सतह सदैव चिकनी होगी तथा दूसरी सतह पर चूने तथा लाल ऑक्साइड की कलई कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से गोली दर्पण निकाल दिया जाएगा। या तो इधर से काट दिया जाएगा, काट के इस तरफ चूने तथा लाल ऑक्साइड की कलई की जाएगी या फिर इस तरफ की जाएगी। तो इस प्रकार गोलीय दर्पण मुख्य दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है जिसकी उभरी हुई सतह पर
चूने तथा लाल ऑक्साइड की कलई होती है तथा दबा हुआ तल चिकना व परावर्तक होता है। ये दबा हुआ तल है तो दबा हुआ तल चिकना होगा और उभरी हुई सतह पर इसके चूने तथा लाल ऑक्साइड की कलई की जाएगी। तो यह दर्पण आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसकी दबी हुई तल पर चूने तथा लाल ऑक्साइड की कलई होती है तथा उभरा हुआ तल चिकना होता है। इसे हम लोग एक सूत्र दाऊ से याद रख सकते हैं। दबे हुए तल पर जिसमें कलई हो, दा का मतलब दबे हुए तल पर कलई। अगर दबे हुए तल पर कलई है तो आपका उत्तल दर्पण होगा। तो इस प्रकार हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की जांच कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी बनेगी देखेंगे हम लोग। इसको हम लोग काट देंगे, ऐसे गोलीय दर्पण बन जाएगा। ये इसकी मुख्य अक्ष होगी। तो इसको अगर काट के अलग किया जाएगा तो दर्पण कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर दर्पण का ध्रुव होगा। ये दर्पण का फोकस होगा। ये दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। यहाँ तक दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाएगी तथा यहाँ तक की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जानेंगे। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव क्या होता है? ध्रुव दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आगे बात करें हम कि दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है जिससे दर्पण काटा जाता है। उस गोले के, ये मान लेते हैं गोला है, तो इस गोले का केंद्र यहाँ होगा। वही गोला ये वाला अगर हम लोग पूरा करेंगे तो ये गोला पूरा कंप्लीट होगा। इसी गोले के केंद्र को ही इस दर्पण का केंद्र कहा जाता है। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जिससे दर्पण काटा गया हो। वक्रता त्रिज्या की अगर बात करें उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं जिससे दर्पण काटा गया हो। उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं जिससे दर्पण
काटा गया हो। या फिर हम दूसरी परिभाषा भी बोल सकते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे बात करें अगर हम कि मुख्य अक्ष क्या होती है। मुख्य अक्ष तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं मुख्य फोकस। कोई भी दर्पण है या तो अवतल दर्पण हो सकता है या फिर उत्तल दर्पण हो सकता है। यह आपकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। ये दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। अब मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, जितनी भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, या अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, मान लेते हैं ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ये आपकी मुख्य अक्ष है, तो यहाँ प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से चली जाएंगी, इधर जाएंगी और ऐसी वापस लौट जाएंगी, तो हमें ऐसा महसूस होगा कि किरणें पीछे से आ रही हैं। तो दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस जगह पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं और यहाँ पर वास्तव में मिलती हैं, तो इसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो परिभाषा हम लिख रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगर फोकस दूरी की बात की जाए, फोकस दूरी तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से व्यक्त करते हैं। दर्पण के ध्रुव से
फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से व्यक्त करते हैं। दर्पण की फोकल दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2।